जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी एनसीईआरटी के सीरीज चलाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को अभी हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग एशियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। एशियन हिस्ट्री में हम लोग जितने भी सेशन, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी का आज तीसरा सेशन है। इससे पहले 2 सेशन हो चुकी है। 2 सेशनों में जो हम लोग अभी मौलिक अधिकार को देख रहे हैं ना, मौलिक अधिकार के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग अभी देख रहे हैं। तो मौलिक अधिकार में जो हम लोग अभी तक 34 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज 35 नंबर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 34 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप मत जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। जैसे ऑप्शन यहाँ 4 है तो चारों को मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। मतलब एक क्वेश्चन से 4 से 5 आपके क्वेश्चन जानकारियां होती है। तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सरल भाषा में। ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं बता दूं, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अब न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। जो न्यू पैटर्न पर जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को लाऊंगा। जैसे आप बचपन से रटे रटाए सवाल वैसे नहीं देखने को मिलता है, ना एग्जाम में देखने को मिलेगा, ना इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो आप वो वाला छोड़ ही दो, है ना। जैसे होता है कि ना, टीचर सब होता है क्या, आप सिर्फ लल्लू पच्चू वाला सवाल लाएगा, जैसे कि आपके जो आपको मजा आने वाला वैसा क्वेश्चन लाएगा। आपको भी लगेगा अरे हाँ मुझे तो आता है ये क्वेश्चन, हाँ मजा आता है क्लास करने में, यार मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, है ना। लेकिन वो जमाना गया मेरे दोस्त। अब हम लोग को स्टैंडर्ड अपनाना होगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को पढ़ाना होगा। तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी धैर्य बना के रखेंगे और अपने दोस्तों को भी कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी आए, हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी पता होगा, है ना। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दिया आपको। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आप सबों के बीच कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। जब भी क्वेश्चन को ना हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना है। थोड़ी सी गलती के कारण जो ना आप बहुत दूर जा सकते हो, है ना। कल के सेशन में भी कई स्टूडेंट जो ना मतलब मिस्टेक किए थे, थोड़ी सी गलती के कारण। तो हम लोग को वैसे वैसे चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इसमें नहीं वाला पूछा गया है। तो सबसे पहली बार इसमें ढूंढ लो। ऑप्शन नंबर में समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, या सूचना का अधिकार हो गया। मैंने आपको रामू और शोभा की कहानी बताया था, आपको बताया था उसके जीवन यापन में क्या क्या देखने को मिला था। समता का अधिकार मिला था, मतलब उस समय जो ना बापू का अधिकार था, यानी कि समता का अधिकार, है ना। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र मतलब कि बापू मैं 18 साल का हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया, मुझे आज़ादी मिल गई, मुझे मार्केट जाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे हैव करने दो, है ना। तो वो स्वतंत्र हो गया, ये भी तो हम लोग को देखने को मिला था। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब बोले तो जब वो 23 साल का हो गया रामू, तो उसको जो ना ये दिमाग में आने लगा, अरे भाई अगर कमाऊंगा नहीं, मतलब काम नहीं करूंगा तो कैसे शोभा को संभाल पाऊंगा, कैसे शोभा को रखूंगा। तो ये सब चीज़ें उसके माइंड में आने लगा। मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में जिसमें होता है ना, कारखाना हो गया, काम हो गया, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया। ये तो हम लोग को तीनों मिला। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार शोभा और रामू में मिला था क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं मिला था। मतलब मौलिक अधिकार में तो यही नहीं है भाई, मिल तो गया। देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैं याद करा दूंगा आपको, बस ट्रिक मेरी बातों को, मतलब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने रहना। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी के सारे शामिल हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो वही बात इसमें भी पूरा दिया गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, जो मैंने आपको शोभा और रामू की कहानी में बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। फिर से कहा जा रहा नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है। मतलब क्या कहा गया है कि वो ऐसी कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष उल्लेखित नहीं है। ठीक है, मतलब संविधान के रूप में उल्लेखित नहीं है, लेकिन जो है ना वो बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर मान्य ठहराए गए हैं। मतलब वो लिखित नहीं है लेकिन मान्य है। ध्यानपूर्वक सुनो, ऐसे कौन से ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में लिखित नहीं है लेकिन वो मान्य हैं, उसकी जो ना कार्यकाल चलती है, उसे अधिकार चलते हैं, वे कार्य कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो इसी को हम लोग को ढूंढना है। तो कहा जाता उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, ये तो हम लोग को मिला है मेरे दोस्त। जो ये करो यार, गैर नागरिक और नागरिक दोनों कर सकता है व्यापार, और ये तो लिखित है ना। तो
ऐसे भी याद कर सकते हो आप, है ना। फिर कहा जाता है देश के किसी भाग में निवास करने के और बस जाने की स्वतंत्रता, ये भी है मेरे दोस्त, है ना, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कल के सेशन में ही मैंने चर्चा किया था। संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी तो आपका आर्टिकल नंबर 19 का ए का सी में है ना, तो ये का सी में ये भी है, मतलब ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अभी तक हम लोग चर्चा किए थे क्या? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना, ये आपका स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये संविधान में कहीं भी लिखित नहीं है। आप कहीं कोई भी आर्टिकल देख लो, कोई भी किसी भी आर्टिकल में जो है इसके लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, ये उच्चतम न्यायालय ने किस पे दिया गया, ये आपका 19 आर्टिकल नंबर 19 में आप इसको डिटेल से जब पढ़ोगे ना तो इसकी चर्चा मिलेगा। स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, मीडिया की स्वतंत्रता हो गया, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता हो गया, ये सब चीजें आपको आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत मिलेगा, लिखित नहीं, है ना। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये लिखित नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्य है आपका ये प्रेस की स्वतंत्रता। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, मतलब ये सब आपको मैं जो ना, मैं एक कोशिश मैं करूंगा क्या, जैसे ये मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपके लिए सिर्फ इसमें जो है ना, जो मेंस के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को आप सबों के बीच ला दूंगा, आप सभी उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ला दूंगा, ओके, तो आप लोग उसको लिखने की कोशिश करना। मेंस के लिए जो आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसके मेंस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चन आपको वो मैं ला के दूंगा, एक सेशन उसके लिए ला दूंगा, ओके, तो वो आप सभी देख लेना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता, ओके। तो देखिए क्या कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूल रूप में उल्लेखित नहीं है, किंतु अनुच्छेद 1 का ए, है ना, अनुच्छेद 1 का ए में के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण उच्च अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया हेतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा नया अनुच्छेद 361 ए जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब आप उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है ना, आपका जैसे ये मान्यता प्राप्त हुआ था, मान्यता दिया, उसके बाद इसको संशोधन करके जो है ना, ये संशोधन आपका 44वें संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया प्रेस की स्वतंत्रता को, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना, हम लोग को ध्यान रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 है, ये है ना, रोमन में होता ना 3, वैसा है, 111 नहीं है, ध्यान देना, है ना। चलो 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्ति नहीं किया जा सकता है, मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किनके द्वारा स्पष्ट किया गया, मतलब मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके जो है मूल अधिकार का जो अंतर्निहित है, इन्हें किसी भी संवैधानिक हो गया कानूनी उपबंध से समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये किस वाद में किनके द्वारा उच्चतम न्यायालय में मान्यता प्राप्त हुआ था, इसके बारे में बताना है कि उच्चतम मूल अधिकारों को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, इसके कानूनों को उपबंधों को पाबंदी नहीं लगा सकते, इसके बारे में किनके मतलब कौन से केस में हुआ था। एक गोपालनवाद बनाम मद्रास राज्य हो गया, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो गया, या पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम गणतांत्रिक अधिकार अधिनियम संरक्षण समिति पश्चिम बंगाल हो गया, या शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ हो गया। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, मैंने चर्चा भी किया है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, इसके माध्यम से इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन का लेवल हाई जाएगा, तो थोड़ा आपको धैर्य बनाए के रखना होगा। आप एक ही जगह तो थोड़ी ना रामू और शोभा की कहानी सिर्फ चलेगा, ऐसा थोड़ी होगा, तो हम लोग को स्टैंडर्ड भी अपनाना होगा ना। अब आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, हूबहू पूछेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जाता है मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं करता है। आप हम लोग इससे पहले क्या बोलते थे, केवल हाँ वाला पूछा जा रहा था, अब नहीं वाला देखने को सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग को ये सशस्त्र बलों के सदस्य, ये तो मिलता है भाई, और उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, ये भी हमें मिलता है मूल अधिकार के संबंध में, है ना। उसके बाद कहता उन बलों के सदस्य जिन्हें देश के सूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया, ये ना, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। उसका कहता था उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया, ये भी हमें मिलता है। मतलब नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी ये हमें नहीं देखने को मिला है। देखिए इसमें आपका एक्सप्लेनेशन क्या क्या गया है,
उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की सूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है वो मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में समान व्यवहार नहीं करता है। ये समान व्यवहार हमें नहीं करता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आ जाता है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके या किन के अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका आर्टिकल नंबर 19 में आएगा। ठीक है, ये भी आप ये भी ध्यान रख सकते हो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 में आएगा। और ये जो ना और कुछ मतलब भाग में भी देखने को मिलेगा, जैसे भाग 3 हो गया, 4 हो गए, आप उसमें भी देखने को मिलेगा। चलो आप देखते हैं, पहले आप लोग बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। कहा जाता है निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन का या मूल कर्तव्य का या समता का अधिकार निम्नलिखित में से दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। केवल 1 और 2 हो जाएगा, या केवल 2 और 3 हो जाएगा, या केवल 1 हो जाएगा, या तीनों की तीनों हो जाएगा। बताओ क्या हो सकता है। ये व्यक्ति एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, कौन करता है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसके बारे में दिया गया है और मूल कर्तव्य के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो है ही आर्टिकल नंबर 19, उसके बाद नीति निर्देशक क्रियान्वयन का भी आपको इसके बारे में मैं इसके बाद जो है हम लोग नीति निर्देशक तत्व ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जस्ट ये जैसे मौलिक अधिकार कंप्लीट होगा इसको ही पढ़ेंगे, उसके बाद जस्ट मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, उसमें भी हम लोग इसके आर्टिकल नंबर 19 के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, मूल कर्तव्य में भी इसके बारे में आपको ऐड करके मैं बताऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में 40 कहा जाता है। 40 देखिए आ रहा ना, हाँ आ रहा है। चलो, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, या सामाजिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थाओं का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, या मानहानि या अपराध उद्दीपन। बताइए सही उत्तर बताना है इसके बारे में। पहले इसके बाद देख लो कौन कौन सही हो सकते हैं, है ना। अंतःकरण, अधीन अंतःकरण के बारे में बताना, अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है। तो इसका जो है ना सही आंसर क्या हो जाएगा। अब 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ये मानहानि या अपराध उद्दीपन ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 3, 1 2 3 यहाँ पे बी पे सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों की तीनों हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो तथा सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक स्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना आदि के अधीन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है यहाँ, यानी कि गैर नागरिकों को जो भी भारतीय नागरिक नहीं है उनको उपलब्ध है। विधि की समता का अधिकार, या विभेद के विरुद्ध अधिकार, या आपका अवसर की समता का अधिकार, या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण हो गया। बताइए इसका क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे गैर नागरिकों को उपलब्ध है, जैसे कि आपका ये विधि के समक्ष समता, ये तो है आपको, उसको भी उपलब्ध है ना। उसके बाद ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी उपलब्ध है। मतलब 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 4 ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, गैर नागरिकों को उपलब्ध है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग को देखने को मिला है। आर्टिकल नंबर 14 और 21 उसको भी देखने के सब मतलब इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहा जाता है प्रतिषेध और उत्प्रेरण रीट के अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए प्रतिषेध के बारे में, उत्प्रेषण के बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग जो है ना कल के सेशन में इसके मतलब शॉर्ट में ही चर्चा की थी। क्या होता प्रतिषेध हो गया, क्या इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में चर्चा कर चुके। उसी के बारे में आज के बारे में पूछा गया है कि रीट के अंतर में क्या कथन संबंधित है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कूट भी दिया गया है ना, तो इसका देखिए क्या कहा जाता है। पहला में प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व जो सुनवाई के दौरान जारी किए जाते हैं, ये हो सकता है क्या,
दोनों के बीच संबंध है या नहीं। फिर कहा जाता है प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है। प्रतिषेध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, न्यायिक त्रुटि जो है ना, न्यायिक जो भी न्याय फैसला करते हैं उसमें जो गलतियां होती है उसको रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रीट का उद्देश्य क्या होता है, न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना। यानी प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, उसमें जो गलती करने से रोकना, और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, सुधार करना। तो ये आपको ये सही हमको लग रहा है ना। उसके बाद कहता प्रतिषेध रीट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि उत्प्रेषण रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी किया जा सकता है। ये ना 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 ना, ये नहीं लगेगा। ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों में यही अंतर है ना, दोनों में यही अंतर है। देखिए प्रतिषेध रीट को वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी किया जा सकता है। यहाँ पे क्या किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में प्रतिषेध रीट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या गया, जारी किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे अगर नहीं दिया रहा था तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। जबकि सामान्यतः उत्प्रेषण रीट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं कर सकता, ये उपलब्ध जारी होने में किया जा सकता है। ये मतलब उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब 3 जो है ना, ये गलत दिया है। समझ गए ना आप लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जाता है किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति ने निरुद्ध किए जाने के कारण पूछता है। यानी कि निरुद्ध जो है किस संवैधानिक उपचार के माध्यम से हम लोग न्यायालय जो है निरुद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति से निरुद्ध करने के जो कारण पूछे जा सकते हैं, ऐसा कौन है जो न कारण पूछे जा सकते हैं। परमादेश हो सकता है। परमादेश का मतलब होता है आदेश, ठीक है। प्रतिषेध के बारे में अभी देख चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। देखिए इसमें तो कल के सेशन में जैसे अगर ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या होता है इसका मतलब, क्या होगा इसका आंसर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यही रोक सकता है, इसके कारण के बारे में यही पूछ सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ही इसके कारण को विरुद्ध को पूछ सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है ना। हाँ चलो, 44 में क्या कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार के बारे में आपको चर्चा करना। ए में कहा जाता है मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, सिंपल तरीके से समझो। मौलिक अधिकार जो है सभी भारतीयों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद कहा जाता है जो सरकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के लिए जो भी रोकने के साथ साथ जो ना नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य के पर डालते हैं। ये भी तो सही है, मतलब ये सही जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते हैं तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों पर अधीन होते हैं। सही है या नहीं, बताओ आप, है ना। मैं ही बता दूंगा तो आंसर क्या आप कमेंट करोगे। फिर कहा जाता है तीसरा में 1976 में संविधान के व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो केवल एक होगा, दो और तीन होगा, या एक और दो होगा, या एक दो तीन तीनों हो जाएंगे। क्या हो सकता है मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग भी, एक और दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये और ये सही है। ओके, तो इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। ओके, भारतीय संविधान के 1976 में जो है ना व्यापक संशोधन करते समय मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था, ना कि मौलिक अधिकारों का। देखिए इसमें क्या गलती था, यहाँ पे क्या 1976 में जो ना इसमें मूल अधिकार को ही संशोधन कर दिया है, जो कि यहाँ पे मौलिक अधिकार की जगह ना मूल अधिकार अगर दिया होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये मूल अधिकार यहाँ पे दे दिया जाता तो ये मौलिक अधिकार के बारे में नहीं रहता। इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर 3 में जो है ना गलत क्या है, यहाँ पे मूल अधिकार होना चाहिए था, जो कि मौलिक अधिकार दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं, है ना। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार को फिर से मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है। कहते हैं मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या देखा गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, है ना।
मौलिक अधिकार क्या होता है? सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। देखो, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना, फिर से मैं अलर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। और मौलिक अधिकार राज्य के कृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल। उसका ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बताइए संविधान के भाग 3 में है या नहीं है? क्या बात है यार। उसके बाद ये मौलिक अधिकार के राज्य में कृत के विरुद्ध एक गारंटी देता है कि नहीं है? बताओ बताओ। ऑप्शन है सही उत्तर बताना आपको, 1 और 2 या 3 और 4 या 1 3 या 2 3 4। बताइए। देखिए, आप अगर ध्यान से देखे होंगे ना तो सही आंसर बताएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो गड़बड़ करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 3 और 4, केवल 3 और 4। आप बोलोगे अरे सर आप क्या कर रहे हो? मतलब देखो, मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता बाबू, ये डीपीएसपी करता है, नीति निर्देशक तत्व करता है, ना कि मौलिक अधिकार। हाँ, मैंने बोला था आपको कि आप ध्यान देना, ये आप तो देख रहे हो सामाजिक भी करेगा, आर्थिक भी करेगा, राजनीतिक भी करेगा। अरे भाई तो करेगा ही करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेगा, ये डीपीएसपी करेगा। यहाँ पे हम लोग को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताना है ना। तो इस तरह से एक तो गलत हो जाएगा। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है, बल्कि है, बिल्कुल है। यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी गलत है। इसी तरह 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या जाता है? रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ध्यानपूर्वक देखना क्या है। और उसके बाद अधिकार परीक्षा रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। बताओ इसका क्या होगा? मैंने हिंस भी दे दिया था, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हाँ होगा, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सभी के लिए जारी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है ना निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम और आप हैं तो हम और आप में भी लागू होगा। अगर मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मतलब कि आप कोई विरुद्ध है, तो आप में भी मैं अपना नियम लागू करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको बख्श दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है? चलो अब दिख रहा है। कहा जाता है भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही कथन है? सही कथन बताना है। शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार बाबू, शिक्षा का अधिकार ध्यान देना। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ सही है या नहीं है? शिक्षा के अधिकार में है या नहीं है? उम्र भी देखना, 6 से 14 बताया जा रहा है, सही है नहीं है? उसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है। विद्यालयों की योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना आवश्यक होनी चाहिए। उसके बाद कहा जाता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका? क्या हो सकता है? क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ऑप्शन में तीनों के तीनों हैं, या केवल 1 और 2 हैं, या 1 और 3 हैं, या केवल 3 हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तीनों की तीनों सही हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए में तीनों की तीनों सही दिया गया है। 6 से 14 वर्षों के लिए इसमें शिक्षा दिया जाएगा, और इसमें 2009 में ही अधिनियम लागू किया गया था। 2002 में आया था, उसके बाद 2009 में इसको पूरा तरीके से मतलब लागू कर दिया। उसके बाद ये आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। उसके बाद कहा जाता है आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये सेशन का, और लास्ट सेशन नेक्स्ट जो है ना वो लास्ट रहेगा। हम लोग कल के सेशन में हम लोग मौलिक अधिकार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इसका आंसर बताओ आप सभी। कहा जाता है कि भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आज के क्वेश्चन में ज्यादातर हम लोग को क्या देखने को मिला है? नहीं वाला। तो देखो भाई, चलो कहा जाता है कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। अरे ये क्या बात है? बताओ। देखो ये ऑप्शन क्या है? धार्मिक कार्यों के बारे में आपको बताना है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी लघु संप्रदायों को छोड़कर, मतलब छोटे संप्रदायों को छोड़कर बाकी जितने भी बड़े संप्रदाय हैं वो किसी भी धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने पर अधिकार होगा, बाकी जो छोटे छोटे संप्रदाय के लोग हैं उनको नहीं होगा। ऐसा संविधान में है?
है या नहीं, बताओ। अरे बताएं यदि, आप क्या बताऊं। फिर कहा जाता है प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व का अर्जन का अधिकार होगा, बिल्कुल। और उसके बाद है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसके रखरखाव का अधिकार, बिल्कुल। उसके बाद कहा जाता है प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है, बिल्कुल है। मतलब यही तो है, ऐसा तो नहीं था कि छोटे संप्रदाय के लोग होंगे तो उसको मतलब धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको है। तो इस तरह से हम लोग को यही तो ढूंढना था, नहीं वाला, यही तो गलत है, मतलब ये आपका नहीं है, ये सभी के सभी के लिए समान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो ये स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो आज के सेशन में हम लोग इतना सवालों को देखें, है ना। और कल के सेशन लास्ट सेशन रहेगा मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डीपीएसपी को स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप तैयारी कर लेना, बेसिक पढ़ लेना, ओके, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकोगे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से क्लास के रिव्यू जरूर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, बड़ा दुख होता है यार, कर दिया करो थोड़ा सा, है ना। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।